हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यूज़पेपर आईएएस। के न्यूज़पेपर डिस्कशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 3 मार्च है। इम्पॉर्टेंट आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। एक जानकारी कोचिंग के बारे में है। इसमें आपको अगर फुल कोर्स में आना है 2021 के लिए तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओवरऑल फीचर्स ये होते हैं क्लास के अंदर जो भी नॉर्मल जगह पर होता है, बट यहाँ पर स्पेशल कुछ फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि क्लास स्ट्रेंथ कम होता है, साथ में एक मेंटर होते हैं जो गाइड करते हैं आपको, बेस्ट स्टडी मटेरियल दिया जाता है, आपके खुद के नोट्स बनवाए जाते हैं और वो नोट्स कैसे बनेंगे वो प्रॉपर आपके कोच उसमें आपकी मदद करते हैं। आंसर राइटिंग क्लास में भी होता है और साथ में आपका एक ग्रुप बनाया जाता है छोटा सा। उस ग्रुप में भी आपको ऑब्जेक्टिवली ट्रेनिंग दी जाती है कि आंसर राइटिंग कैसे करना है, क्या करना है, आपके सारे डाउट्स वगैरह क्लियर किए जाते हैं, आपको प्रॉपर टारगेट्स दिए जाते हैं कि घर पर क्या पढ़ना है। तो पूरे प्रिपरेशन में आपको जैसा कि मालूम है कि कोचिंग के क्लासरूम के साथ साथ जो मेन इम्पॉर्टेंट रोल होता है वो आपकी खुद की स्टडी का होता है, सेल्फ स्टडी का होता है। लेकिन 80% ऐसे लोग होते हैं, ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको ये नहीं पता कि हमें सेल्फ स्टडी कैसे यूपीएससी में करनी है। ठीक है, एक हम नॉर्मल सा रेगुलर सा रूटीन जानते हैं ग्रेजुएशन में, जो पढ़ने वाला रूटीन होता है कि एग्ज़ाम के समय में थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेते हैं या चीज़ों को याद कर लेते हैं, तो वो चीज़ यूपीएससी में काम नहीं आती है हमारे। तो उस चीज़ से कैसे बाहर आना है, एक नए अप्रोच को कैसे अवेल करना है, एनसीईआरटी को कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है। तो इन शॉर्ट ये है कि यहाँ का जो हमारा कोर्स है उसमें सारी चीज़ें हम अपने अकॉर्डिंगली आपको बताते हैं और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट करिए। अगर आप में से कोई दिल्ली आना चाह रहा है, आपके आसपास कोई आना चाह रहा है, उनको आप नंबर दे सकते हैं। और अदरवाइज़ आप यहाँ पर मुखर्जी नगर में कोचिंग है जहाँ पे आप विज़िट कर सकते हैं। स्पेशली सिर्फ अगर गाइडेंस प्रोग्राम भी चाहिए तो वो भी अब ऑप्शन अवेलेबल है और 2020 के लिए भी अवेलेबल है। चलिए आज शुरुआत करते हैं आज का पहला आर्टिकल। और फर्स्ट आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, राजा मंडेला का आर्टिकल है, जिसमें कि आज हम आउटर स्पेस के बारे में बात करेंगे। तो इस आर्टिकल में प्रीलिम्स के लिए क्या फैक्ट हो सकता है, प्रीलिम्स के लिए फैक्ट है इम्पॉर्टेंट, वो है आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 का। याद रखिएगा, आउटर स्पेस ट्रीटी जिसका इंडिया पार्टी है। तो सीधा क्वेश्चन बनेगा कि इंडिया इसका पार्टी है कि नहीं है। सो इंडिया इज अ पार्टी ऑफ दिस आउटर स्पेस ट्रीटी। ये फैक्ट आपको याद रखना है। अब ये आउटर स्पेस ट्रीटी है क्या, तो इसमें जो भी इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं, जो भी इसकी पार्टी कंट्रीज़ हैं, उनको क्लियर कट इंस्ट्रक्शन होता है, दे प्रोहिबिट्स द कंट्री फ्रॉम प्लेसिंग एनी और इन एनी न्यूक्लियर वेपन्स इनटू दैट ऑर्बिट। तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी कंट्री किसी भी तरीके का न्यूक्लियर वेपन किसी भी ऑर्बिट में, स्पेस में प्लेस नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इन शॉर्ट जितने भी अभी मिशन बाहर जाते हैं वो सभी एक्सप्लोरेशन के पर्पस से होने चाहिए, रिसर्च के पर्पस से होने चाहिए, और किसी भी तरीके का मास डिस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट लागू नहीं होना चाहिए। पीसफुल जो मिशन है वो होना चाहिए, तभी आपको अलाउ किया जाएगा। तो यही उद्देश्य है आउटर स्पेस ट्रीटी का। इसके बाद आप एक चीज़ और याद रखिएगा कि कौन कौन से और अदर ड्यूटी हैं इसके पीछे। तो स्पेस को हैंडल करने के लिए, वहाँ पर पीसफुल एक्टिविटी को कंटिन्यू करने के लिए इसके अलावा भी 4 और ट्रीटी हैं। नाम याद रखिए, क्या पता कभी अगर एग्ज़ाम में आ जाता है टिक करने के लिए। द रेस्क्यू एग्रीमेंट ऑफ 1968, एक तो था आउटर स्पेस ट्रीटी, कब आया, 1967 में आया। इसके बाद एक और एग्रीमेंट है द रेस्क्यू एग्रीमेंट 1968 में। फिर द स्पेस लायबिलिटी कन्वेंशन ऑफ 1972। इसके बाद एक और ट्रीटी है द रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन ऑफ 1976। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले जो ट्रीटी आई है वो आउटर स्पेस ट्रीटी ही है, और फिर अंत में एक और ट्रीटी है द मून ट्रीटी 1979 में। तो एक बात और ध्यान रखिएगा कि आउटर स्पेस ट्रीटी में एक और बात कही गई है कि कोई भी कंट्री मून पर या किसी भी सेलेस्टियल बॉडी पर किसी भी तरीके का ऐसा स्टेशन नहीं बना सकती है जहाँ पर कि ऐसा कोई न्यूक्लियर वेपन बनाने वाली चीज़ हो या उससे कोई किसी भी चीज़ का डिस्ट्रक्शन हो रहा हो। तो ऐसे किसी भी चीज़ को प्लेस आप किसी सेलेस्टियल बॉडी पर नहीं कर सकते हैं। तो ये भी ये ट्रीटी बताता है। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी है क्योंकि देखिए अभी आपको याद होगा चंद्रयान 2 भारत ने लॉन्च किया है। उसके बाद इंडिया में ए सैट जो मिशन शक्ति है उसको भी, उसका परीक्षण भी किया गया है। तो स्पेस में हमारी कई सारी एक्टिविटीज़ लगातार हो रही हैं, पिछले 2-3 सालों में ये एक्टिविटीज़ बढ़ गई हैं। तो इसके लिए पूरा जो कॉन्सेप्ट है प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मेंस में अब इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है,
तो मेंस में इंपॉर्टेंट है कंपैरिजन। कंपैरिजन विद व्हाट? कंपैरिजन विद द अदर नेशन, अदर कंट्रीज। जैसा कि आपको मालूम है इसरो भी बहुत अच्छा काम कर रहा है अपनी फील्ड में, क्योंकि आज के डेट में इसरो को बहुत सारे कंट्रीज इस्तेमाल कर रही हैं अपने सैटेलाइट्स वगैरह को लॉन्च करने में। ठीक है, तो इसका जो PSLV है वो काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ के काबिल है। लेकिन अगर हम एट प्रेजेंट बात करते हैं तो अदर कंट्रीज़ भी हैं जो बहुत ज़ोरों शोरों से इस आउटर स्पेस में जाने में लगे हैं या स्पेस में एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं। तो उसी चीज़ को यहाँ पर बताया गया है। जब भी हम बात करते हैं स्पेस की तो तीन बड़े बड़े नेशन आपके दिमाग में आते हैं, यूनाइटेड स्टेट, रशिया और चाइना। क्योंकि अगर चाइना और रशिया और US की बात करें तो ये आज से नहीं बल्कि ये 70s के समय से इन दोनों का होड़ एक तरीके से आप देखते हैं। क्योंकि जनरली क्या होता है, जो ये बिग पावर्स हैं वो इस मिशन को, जो स्पेस मिशन होता है उसको वो अपने एक प्रेस्टीज पर लेते हैं। लाइक उनका नेशनल प्रेस्टीज होता है। किसी भी बिग कंट्री का सिंबल आज के डेट में बन गया है एक आउटर स्पेस मिशन, जैसे कि मून पर जाना या फिर फर्स्ट टाइम किसी व्यक्ति को वहाँ पर भेजना, इस तरह, या फिर मार्स एक्सप्लोरेशन, कहाँ पर ज़्यादा रिसोर्सेज हैं। ये सब एक समहाउ स्ट्रेटजीज का पार्ट तो है ही, और नेशनल प्रेस्टीज का पार्ट भी बन चुके हैं। तो क्या सिर्फ बिग पावर्स हैं जो इसमें आ रहे हैं, जो इस स्पेस एक्सप्लोरेशन के फील्ड में उतरे हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज समय बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो क्या चेंज हुआ है वही इस आर्टिकल में बताया गया है। नॉट ओनली द बिग पावर्स बल्कि UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात्स, गल्फ कंट्री, इसके अलावा लग्जमबर्ग, यूरोप से, ये ऐसे छोटे छोटे देश हैं जिन्होंने अपना एक अस्तित्व यहाँ पर स्थापित किया है। तो अब हम UAE और लग्जमबर्ग की बात करते हैं तो कई सारे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे। UAE ने तो बहुत सारे इवेंट्स इवन किए हैं भी हाल ही में। तो इसमें देखते हैं, बहुत सारे डाटा भी गिवन है कि UAE और लग्जमबर्ग में कैसे कैसे डेवलपमेंट्स हुआ इस पूरे स्पेस एक्सप्लोरेशन का। इन शॉर्ट ये बताया जाएगा अंत में कि इंडिया को भी इस चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आइए इसमें UAE की पहले हम बात करते हैं। UAE ने क्या किया, अदर कंट्रीज़ के साथ काफ़ी कोऑपरेशन किया है। अभी एक होप मिशन, ये प्रीलिम्स के लिए बिल्कुल याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि होप मिशन कौन सी कंट्री का है या किसके लिए है। तो होप मिशन को लॉन्च किया जाएगा। ये मार्स मिशन है होप, UAE का प्लान है ये पूरा, और इसमें पार्टनरशिप है विद द अदर वर्ल्ड, अदर नेशंस। तो UAE एक तरफ तो कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन कर रहा है अदर कंट्रीज़ के साथ, साथ में अभी हाल ही में इवन इसरो के साथ भी UAE का मार्स मिशन है। फिर अभी अगर हम रशिया की बात करते हैं तो वहाँ पर UAE के फर्स्ट जो एस्ट्रोनॉट हैं, फर्स्ट एमिराती एस्ट्रोनॉट हजाल मंसूरी, उन्होंने 1 हफ्ते से ज़्यादा समय वहाँ पर बिताया। कहाँ पर? रशिया के स्पेस स्टेशन में। तो ये सारे डेवलपमेंट्स UAE के रहे हैं। इसके बाद जब हम लग्जमबर्ग की स्ट्रेटजीज़ की बात करते हैं तो वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा उन्होंने डेवलपमेंट किया है इस फील्ड में, जैसे कि नीड फॉर इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन। इसके बाद अदर स्टील इंडस्ट्रीज़ के टर्म्स में कैसे वो अपने यहाँ पर पूरे यूरोप में इवन बैंकिंग फाइनेंसिंग सिस्टम को कैसे इस्टेब्लिश करते हैं, तो उसका एक एग्जांपल लग्जमबर्ग सेट करता है। स्पेस के फील्ड में उनके GDP का 2% वो खर्चा करते हैं स्पेस सेक्टर में। ठीक है, 50 से ज़्यादा कंपनियां हैं जो इसमें रिसर्च के टर्म्स में काम कर रही हैं, एक्सपेंशन में काम कर रही हैं। तो ये लग्जमबर्ग का पूरा डेवलपमेंट है। मतलब ये छोटे छोटे देश हैं जो इतना ज़्यादा सोच रहे हैं और इतना एक्सप्लोर कर रहे हैं, खुद को इतना एक्सपैंड कर रहे हैं। अब हम 20th सेंचुरी में आके डिस्कस करते हैं कि जब 20th सेंचुरी का इनिशियल फेज़, मिड फेज़ और जो लास्ट का पीरियड था वो कैसा रहा। तो इसमें जब हम आउटर स्पेस के बारे में बात करें तो शुरुआती दौर में क्या था कि US और रशिया के बीच में एक होड़ लगा हुआ था कि किसको मून पर जाना है। इसके लिए आपको अपोलो मिशन पता होगा US का, और इस तरीके से उन दोनों ने काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट किए अपने यहाँ पर स्पेस मिशन को भेजने के लिए। लेकिन आज के टर्म्स में अगर हम बात करते हैं, मिड ऑफ द 20th सेंचुरी क्या हुआ कि कई सारे प्राइवेट स्टेक होल्डर्स इसमें आए। ठीक है, और उनके आने से जो पहले बहुत ज़्यादा खर्चा इसमें लगता था वो चीज़ कम हो गई। क्यों कम हो गई? बिकॉज उन्होंने ऐसे चीज़ों को डेवलप किया, टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट किया और ब्रॉडकास्टिंग, मैपिंग वगैरह हुई। आज नेविगेशन, टेलीकम्युनिकेशन, सैटेलाइट्स वगैरह भेजे गए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इस पूरे फील्ड में रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन हो पाया जब प्राइवेट कंपनियां इसमें उतरी हैं, और इससे जो मोनोपोली थी इस पूरे फील्ड में, स्पेस की फील्ड में, वो भी
कम हुई, वो भी खत्म तो नहीं कह सकते लेकिन हाँ कम हुई आप ये कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर की कि प्राइवेट सेक्टर ने कितना काम किया है। दो आप याद रखिएगा, एक तो पहले तो स्पेस एक्स का जो कि एलन मस्क का है, और स्पेस एक्स आज बहुत इमर्जिंग कंपनीज में से एक है। आपको याद होगा मून मिशन भी ये प्रिपेयर कर रहे हैं कि इनका इनका टारगेट मून पर पहुंचने का भी है। तो अभी सिर्फ कंट्रीज नहीं, उनके गवर्नमेंट्स ही नहीं, बल्कि जो प्राइवेट स्टेक होल्डर्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा खुद को एक्सप्लोर कर चुके हैं स्पेस की फील्ड में। और ये इसका एग्जाम्पल स्पेस एक्स सेट करता है। एंड बिगन टू ड्राइव डाउन द कॉस्ट पर लॉन्च थ्रू द इनोवेशन सच एज अ रीयूजेबल रॉकेट। रीयूजेबल रॉकेट्स बनाए गए इन प्राइवेट सेक्टर्स के द्वारा, और इसने क्या किया, जो कॉस्टिंग लगती थी लॉन्चिंग पर, जब सेटेलाइट को लॉन्च किया जाता था तो उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता था, वो चीज़ कम हो गया। तो जब लॉन्च कॉस्ट कम हो गया तो ये इसने प्राइवेट सेक्टर को और बढ़ावा दिया और इसको और आगे एम्बिशियस बना दिया। इस वजह से आज स्पेस एक्स का बहुत सारा प्लान है। इवन उन्होंने 100 से ज़्यादा सेटेलाइट्स को लॉन्च करने का प्लान बनाया हुआ है। और अभी इस पे हमने एक डिस्कशन भी किया था कि कितने हज़ार करीब सेटेलाइट्स वो प्लेस करने वाले हैं, कैसे हर किसी को इंटरनेट दिया जाएगा, स्पेस इंटरनेट का कॉन्सेप्ट लाया जा रहा है। तो ये भी आज प्राइवेट सेक्टर्स की सूझबूझ से हो पा रहा है। और दूसरा अगर हम बात करते हैं अमेज़ॉन की, एक तो एलन मस्क है, दूसरा अमेज़ॉन जो जेफ बेजोस का है, उनके भी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट है इस फील्ड में, स्पेस में। इवन टूरिज्म के बाद अब ये मून और मार्स पर भी ह्यूमन सेटलमेंट के लिए सोच रहे हैं। तो इस तरीके से काफ़ी इंटरवेंशन हो गया है। और इज़राइल की जब हम बात करते हैं तो इज़राइल ने इतना ज़्यादा अचीव कर लिया है सेक्टर में कि उन्होंने अपना लूनार लैंडर मिशन भेज दिया था मून पर। हालांकि वो क्रैश हो गया, जो लैंडर था वो जो भी हमारा चंद्रयान 2 मिशन था उसमें आपको याद होगा कि विक्रम की क्रैश लैंडिंग हुई है, ये क्लियर कर दिया है इसरो ने। तो इस तरीके से इज़राइल भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इस सेक्टर में। व्हाट अबाउट द कंक्लूजन? तो कंक्लूजन में ओवरऑल आपको ये समझ में आया कि इसमें पहले तो अब जो छोटी कंट्रीज़ हैं वो भी उतर चुके हैं, प्राइवेट सेक्टर्स बहुत ज़ोरों शोरों से उतर चुके हैं, बिग कंट्रीज़ और बिग पावर्स ऑलरेडी इसमें हैं। इसमें इसरो अभी एक इमर्जिंग प्लेटफॉर्म की तरह है, तो हमें उसको और इनकरेज करने की ज़रूरत है। साथ में प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन भी इंडिया को लाना चाहिए, और इसमें थोड़ा सा और फोकस करने की ज़रूरत है कि कैसे हम इस आउटर स्पेस सेक्टर को और बढ़ा सकते हैं, उनके जो भी नॉर्म्स एंड ट्रीटी हैं उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, या अदर जो नेशंस हैं उनके साथ मिल करके कैसे इस होड़ को रोका जाए, स्पेस में चीज़ों को काउंटर किया जाए। जैसे अभी डेबरीज वहाँ पर बहुत ज़्यादा बन चुके हैं, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर एक अलग से इनिशिएटिव है जो इंडिया ले सकता है अदर नेशंस के साथ मिल करके। दिस इज़ द ऑल कंक्लूजन। आगे बढ़ते हैं, अगला आर्टिकल है जस्टिस नॉट डन, और ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, हेट स्पीच पर लिखा गया है। इसमें अभी जो इवेंट्स हो रहे हैं उसमें कोर्ट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, और क्या सज़ा मिलनी चाहिए लोगों को, क्या मिल रही है, किस किस तरीके से एक्शंस लिए जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। ठीक है, तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। सो कॉन्टेक्स्ट आपको पता होगा, हेट स्पीच तो अभी इलेक्शन की कैंपेनिंग थी और उस समय में तो बहुत सारे ऐसे केसेस अराइजेज हुए। उसमें एक जो केस था वो था 27 फरवरी का। वहाँ पर जब बीजेपी लीडर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया गया और पिटिशन डाला गया कि हेट स्पीच जो इस तरीके से बोला जाता है वो उनको काउंटर किया जाए और उनके खिलाफ कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए, तो उसमें सिटीजन्स जो है उनको निराशा मिली है क्योंकि वो एक्शन नहीं लिया गया जिसकी कि ज़रूरत थी। तो यहाँ पर जो राइटर हैं वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो जज ओथ लेते हैं। तो एक प्रीलिम्स के लिए फैक्ट यहाँ पर याद रखिएगा कि ओथ एंड अफर्मेशन कौन से शेड्यूल में मेंशन्ड है, तो ये शेड्यूल 3 में मेंशन्ड है ओथ एंड अफर्मेशन। ठीक है, सो नाउ हैपन कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस हैं वो लोग ओथ लेते हैं। किस बात की ओथ लेते हैं? ऑब्वियसली ट्रुथफुल रहने का ओथ लेते हैं, और हर सिटीजन के आर्टिकल 21 यानी कि राइट टू लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाएगा, इस चीज़ की वो शपथ लेते हैं। तो क्या वो अपने उस ओथ को कंटिन्यू कर रहे हैं? क्या वो पर्सनल लिबर्टी लोगों को दी जा रही है? क्या उनके लाइफ एंड लिबर्टी का ख्याल रखा जा रहा है? उनके फंडामेंटल राइट को इंश्योर किया जा रहा है?
ऑन द स्टेक ऑफ दीज द पॉलिटिकल पार्टीज, जो कि अभी जो लीडर्स हैं वो जिस तरीके से भड़काऊ बयान देते हैं। और उसके बाद आर्टिकल का ये कहना है कि जो जुडिशियल प्रोसेस हुआ वो काफ़ी संतोषजनक नहीं है। और ये जुडिशियल प्रोसेस अपनाया गया बेंच किसके द्वारा, चीफ जस्टिस डी एन पटेल के द्वारा और जस्टिस हरिशंकर के द्वारा। ठीक है, इसमें सेंटर्स का कुछ आर्ग्यूमेंट आया था और इस पे काफ़ी डिबेट डिस्कशंस अभी इसी पर चल रहे हैं। जैसा आपको दिल्ली का माहौल पता है, जो राइट्स हुए हैं उसमें बहुत सारे लोगों का नाम बीच में आ रहा है। बहुत सारे इवेंट्स को दोषी ठहराया जा रहा है कि आखिर पिछले कौन कौन से बैकग्राउंड में कौन कौन से ऐसे इवेंट्स हुए जिसकी वजह से दिल्ली में ये हालात पैदा हुए और उसमें 40 लोगों की जाने गई, इससे ज़्यादा लोगों ने जाने गंवाई हैं और 200 से ज़्यादा लोग इतनी बुरी तरीके से इंजर्ड हुए हैं। जो बोर्ड एग्ज़ाम्स थे उसमें बच्चे काफ़ी अफेक्ट हुए, बच्चे एग्ज़ाम्स नहीं दे पा रहे। तो ऐसे इतनी ख़राब हालत हुई। इसके बाद बिजनेस हाउसेस सभी को तबाह किया गया। तो ये स्थिति पैदा हो गई और उसमें जो दिल्ली पुलिस का एक्शन था वो बहुत वैसा नहीं था जो एक्सपेक्टेड होता है। तो आखिर इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड में आर्टिकल में कहा जा रहा है कि जो लोगों ने जिस तरीके से भड़काऊ बयान दिए और कैंपेनिंग के समय जो चीज़ें हुई उसके बाद से ये अग्रेशन इस पूरे मॉब में भड़का और फिर ये राइट्स ने इसका जन्म ले लिया। सो प्रीवियस जजमेंट इस पर क्या कहता है? इस तरीके की चीज़ें जब आती है सामने हेट स्पीच की और लॉ एंड ऑर्डर की, तो क्या इसके लिए कोई केस है? तो बहुत सारे केस हैं। हम 2-3 केस का नाम यहाँ पर देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट इन केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1962, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। जब आप केदारनाथ सिंह केस की बात करते हैं तो इसमें आपको बहुत सारे फैक्ट क्लियर होते हैं पॉलिटी के। ठीक है, कि इसने बेसिक स्ट्रक्चर पर क्या कहा है, प्रियम्बल पर क्या कहा है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हेट स्पीच के बारे में और सेडिशन के चार्ज के बारे में। सेक्शन 124A याद रखेगा, इट इज अ बाइंडिंग अथॉरिटी दैट लेज वन ऑफ द मीनिंग ऑफ सेडिशन। इसमें सेडिशन का मतलब भी क्लियर किया गया है। जो केदारनाथ सिंह केस है उसमें सेडिशन यानी देशद्रोह का मतलब क्लियर किया गया है सेक्शन 124A के तहत। अ सिटीजन हैज़ अ राइट टू से और राइट वट एवर ही लाइक्स। तो इनका कहना है इस केस में क्लियर किया गया है कि जो सिटीजन है, जो नागरिक हैं भारत के, उनको कुछ भी कहने का और लिखने का अधिकार है जो भी उनको पसंद है अबाउट द गवर्नमेंट और इट्स मेजर्स बाय वे ऑफ क्रिटिसिज्म और कमेंट। अगर कोई भी व्यक्ति गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना चाहता है, उन पर कमेंट कर रहा है, तो उनको ऐसे बोलने और लिखने का अधिकार दिया गया है, सो लॉन्ग एज ही डज नॉट इंसाइट पीपल टू वायलेंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट। हाँ, इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि किसी भी तरीके का वायलेंस क्रिएट करने की कोशिश नहीं की जा रही है। तो आप गवर्नमेंट के खिलाफ तब तक हो सकते हैं जब तक कि वो किसी मास को टारगेट नहीं कर रहा। अगर आप गवर्नमेंट को टारगेट करते हुए मास में वायलेंस फैलाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो फिर अधिकार आपको नहीं दिया गया है। तो ये इस पूरे डेफिनेशन में क्लियर कर दिया गया है। सेडिशन का जो डेफिनेशन बताया है केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इसको आप अपने आंसर राइटिंग वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत चीज़ों को इसमें एलॉबरेट किया गया है। ओनली व्हेन द वर्ड रिटन और स्पोकन विच हैव द प्रीशियस टेंडेंसी और इंटेंशन ऑफ द क्रिएटिंग पब्लिक डिसऑर्डर। वहाँ पर इंटेंशन क्या है, टेंडेंसी क्या है, इस चीज़ को ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि लॉ एंड ऑर्डर को आप वहाँ पर ख़राब नहीं कर सकते अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच के चक्कर में। अगला केस है सुप्रीम कोर्ट इन मोहम्मद हारून वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये 2014 का केस है। इस केस में एक हमने क्या देखा, 1962 का केस देखा। हालांकि न्यूज़पेपर में एक बिफोर इंडिपेंडेंस भी केस दिया हुआ है 1942 का, आप चाहे तो उसको पढ़ सकते हैं। वो जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनके लिए है, तो वो उसको पढ़ सकते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगा। अब हम बात करें 2014 के इस केस की। इज़ एन आइडेंटिकल सिचुएशन। ऐसी सिचुएशन अराइज हो गई थी 2013 में मुजफ्फरपुर में। आपको याद होगा यूपी में मुजफ्फरपुर में जब ऐसे राइट्स हुए थे तो उस समय ऐसी कंडीशन पैदा हो गई थी। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। उस समय में इस केस में क्या वर्डिक्ट कहा गया, उसमें कहा गया कि ये जो जिम्मेदारी है वो स्टेट गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की है, साथ ही इंटेलिजेंस एजेंसीज की है of both the state and center to prevent such recurrence and communal violence in any part of the state। तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की ये जिम्मेदारी है कि वो इस तरीके के सिचुएशन को अराइज ना होने दे किसी भी कोने में स्टेट में। एंड
ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, जो ऑफिसर्स होते हैं वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, बाध्य हैं. And it is important that the relief enumerated above not only the provided to all needy family, यहाँ पर ये भी कहा गया कि जो इनॉमिनेशंस हैं या जो नुकसान होता है लोगों का, उसकी भरपाई करनी होगी उन फैमिलीज़ की जो जेन्युइनली अफेक्टेड फैमिलीज़ हैं. ये भी इसमें क्लियर किया गया है. तो व्हाट द कंक्लूजन इज ऑल अबाउट. इसके बाद ये कहा गया है कि क्वेश्चनेबल ट्रांसफर ऑफ जस्टिस एस मुरलीधर, आपको याद होगा अभी काफ़ी न्यूज़ में रहा था ये केस, जब एस मुरलीधर को भी ट्रांसफ़र कर दिया गया. तो इनकी बेंच ने ऑर्डर दिया था कि जब भी इस तरीके का केस होता है हेट स्पीच का, तो 24 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज करना होगा. तो उसके बाद इनका ट्रांसफ़र हो गया था. तो ये सब काफ़ी क्वेश्चनेबल हो गया है. और इसमें अंत में यही कहा जा रहा है कि चाहे कुछ भी हो, बस इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर को, या जो सुप्रीम अथॉरिटी है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो हर किसी के फंडामेंटल राइट का ध्यान रखती है, और दे आर द ओनली प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट एंड द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स. तो उनको ध्यान में रखना होगा कि जो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ते हैं उसके लिए जब उनके कोई भी डिसीजन सामने आते हैं तो वो बिल्कुल अनबायस्ड होने चाहिए और नागरिक के, सिटीजन के पक्ष में होने चाहिए. तो इस तरीके से जब चीज़ें पॉलिटिकली डोमिनेट होने लग जाती हैं हर जगह पर, तो वो अल्टीमेटली सिटीजन्स को निराश कर देती हैं. और जुडिशरी जो है वो एक अल्टीमेट और लास्ट होप होता है किसी भी सिटीजन के लिए, जहाँ पर उनको लगता है कि उनके फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट किया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरीज के जो बैकग्राउंड्स होते हैं उनको काउंटर किया जाएगा. तो उस चीज़ को आगे कंटिन्यू करने की ज़रूरत है जुडिशरी को. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच. कीप स्टारिंग. ज़रूर बताइए डिस्कशन कैसा लगा और प्लीज़ प्रमोट कीजिए इस वीडियो को. प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है, लोगों के अलग अलग ग्रुप्स में डालिए, बताइए कि हाँ ऐसे भी चीज़ें आ रही हैं. जो लोग टेलीग्राम पर होते हैं वो टेलीग्राम पर आप फॉलो कर सकते हैं या भेज सकते हैं. और PDF टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, लिंक दिया हुआ होगा कमेंट बॉक्स में. थैंक यू सो